नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है। इसके पहले लेक्चर में फैराडे के प्रयोग और लेंज के नियम हमने पढ़ा था। लेंज का नियम एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। लेंज का नियम मूलतः ऊर्जा संरक्षण का नियम है। लेंज का नियम आपको बता रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उसी कारण का विरोध करता है जिससे स्वयं उसकी उत्पत्ति हुई। अब अपन लौटते हैं सब। अब आ जाइए फैराडे के नियम। ठीक है सर, फैराडे के नियम। फैराडे के नियम में तो दो नियम है। पहला नियम थ्योरेटिकल, प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम प्रक्रिया को बताता है, उस प्रक्रिया को बताता है जिसके अंतर्गत विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो पहला नियम कहता है जब किसी परिपथ या कुंडली है ना से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। जैसा अपन ने कल प्रयोग के विश्लेषण में बताया था कि जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। मतलब अपन सामान्य शब्दों में इसको यूं कह रहे हैं, बिजली उत्पन्न होगी, ताकि बच्चा सरलता से बात को समझ ले, है ना। तो फैराडे प्रथम नियम में बात वही कह रहे हैं कि जब किसी कुंडली या परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल परिपथ में तब तक ही उपस्थित या विद्यमान रहता है जब तक कि फ्लक्स में परिवर्तन होता रहे। तो आप क्लियर हो गए, यानी फ्लक्स में परिवर्तन से ही विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। अगर फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो विद्युत वाहक बल भी प्रेरित नहीं होगा। पहला नियम यही बात कह रहा है। ठीक है सर। द्वितीय नियम गणितीय रूप में है जिसका हम आगे उपयोग करेंगे ना। द्वितीय नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल की क्वांटिटी बताता है और किससे रिलेट, फ्लक्स से कैसे रिलेट करते हैं वो बताता है। द्वितीय नियम के अनुसार फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है ना। यानी यदि डेल्टा टी समय अंतराल में फ्लक्स का परिवर्तन डेल्टा फाई हो तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। यह माइनस चिन्ह लगा रहा हूं, अभी आपको उसका अर्थ समझा दूंगा। आप चाहें तो इससे आप डिफरेंशिएशन यानी अवकलन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कुंडली में n फेरे हैं तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, और अवकलन की फॉर्म में तो लिखा ही जा सकता है, यानी माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप सारी टर्म याद करो, कोई सा भी एक, केवल ये एक ले लो, केवल ये एक ले लो, कोई सा भी एक, है ना, वो सभी चीजें एक हैं, इससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड लॉ के अनुसार फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। ये लिख दिया अपन ने सब। अब यहाँ एक बात आपके जहन में आती होगी कि सब यह माइनस क्यों लगाया गया, ये सब जगह माइनस लगा रखा है। तो मैंने इसकी माइनस की वजह से ही आपको लेंज का नियम पहले पढ़ा दिया। ये माइनस वास्तव में जो लगाने वाले हैं वो लेंज है ना। तो माइनस
लेंज के नियम के कारण लगा है। यहां माइनस चिन्ह दर्शाता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है जिससे स्वयं उसकी उत्पत्ति हुई, और यही किसका नियम था? लेंज का नियम। तो यहां माइनस चिन्ह इस बात को दर्शा रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे स्वयं उसकी उत्पत्ति हुई। इस चीज को मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया है और बार बार मैं करता रहूंगा कि प्रेरित के दो मायने रहेंगे, है ना। प्रेरित का एक मायना तो सदैव विरोधी रहेगा, है ना, आरोपित का, ठीक है। जैसे प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव आरोपित विद्युत वाहक बल का विरोध करता है। प्रेरित धारा सदैव आरोपित धारा का विरोध करती है। तो ये माइनस चिन्ह हमें वहां भी सहायक होता है। ये माइनस चिन्ह ये बताने के लिए सहायक होता है कि हाँ, ये आरोपित का विरोध कर रहा है। ऐसा आप मत समझिएगा कि आपने माइनस चिन्ह न लगाया तो उससे नियम गलत मान लिया जाए, नहीं। माइनस चिन्ह तो केवल ये बताने के लिए कि प्रेरित सदैव विरोध की प्रवृत्ति रखता है। ऐसे मैंने कल जैसे सर्किटों में स्प्रिंग वगैरह में आपको समझाया कि सब जैसे आप मान लो पाइप का या कहीं भी जैसे मान लीजिए गोल घेरा है ना, ये ऐसा छल्ला है। अब आपसे कोई पूछे एक मैग्नेट ऊपर से गिर रहा है ऐसे, ये से पूछे आपसे, तो क्या इसके त्वरण में परिवर्तन होगा? तो देखो साहब, जब ये ऊपर है तब तो इसका त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर ही होना चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं, स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है। लेकिन जब ये छल्ले के पास आएगा, छल्ले के पास आएगा तो छल्ले में या छल्ले से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, ऐसे दिखाया था थोड़ा बहुत है ना, ये बल रेखाएं गुजरी तो फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। और हम इस बात को जानते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे उसकी उत्पत्ति हुई। तो स्वाभाविक एन सामने आ रहा है तो अंदर भी दिशा कैसे हो जाएगी? एन हो जाएगी। ये देखो, ये दिशा एन हो जाएगी, इसके तल पर भी क्या बन जाएगा? एन बन जाएगा। एन बन जाएगा तो स्वाभाविक छल्ले में एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित हो जाएगी। अब एन का क्या करेगा? विरोध करेगा। तो यहां पर आकर त्वरण का मान जी से कम हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान, पहले तो त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर था क्योंकि उस समय ये स्वतंत्रता पूर्वक लटक गिर रहा था, लेकिन जैसे छल्ले के करीब आया, छल्ले के करीब आया तो छल्ले से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है और लेंज कहते हैं, और यहाँ लगा माइनस चिन्ह, कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे स्वयं उसकी उत्पत्ति हुई। तो ये चित्रों वाले ऐसे ढेरों सवाल आपको मिलेंगे। चित्र वाले सवालों में देखना कौन सा ध्रुव लाया जा रहा है और कौन सा ध्रुव ले जाया जा रहा है ना। जब लाते हैं, जैसे ये ध्रुव आया, अपन नीचे गिरता देख रहे हैं ना, तो यहाँ एन बना। अगर इसको मान लो विपरीत दिशा में ले जाते हैं तो एन के अपोजिट यहाँ क्या बनता? एस बनता। तो ऐसे टेक्निकल बहुत तरीके से घुमा घुमा के काफी तरह के सवाल क्रिएट किए जाते हैं। हालांकि अपने एकेडमिक में इतना उसका रोल जबरदस्त नहीं कहेंगे अपन, लेकिन मैं आपको जानकारी बतौर बता रहा हूं कि जब आप कंपटीशन देंगे तो चीज तो एक ही कंसेप्ट तो सीधा सीधा लेंज का नियम है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करेगा जिससे स्वयं उसकी उत्पत्ति हुई। लेकिन अब उसके सवालों को, जैसे ये चुंबक वाला, कोई पाइप वाला, ऐसे डिफरेंट वे में आपसे पूछे जा सकते हैं। सतर्क रहिएगा, ध्यान रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता है जहां आपको जज ही नहीं हो पाता। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक बार बताऊं, ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे आप देखना, अब ये चुंबकीय क्षेत्र है, क्लियर। अब चुंबकीय क्षेत्र में जैसे मान लो
एक धातु की चादर की एंट्री करवाई अपन ने, है ना, धातु की चादर की एंट्री करवाई, उसके कुछ सीन अपन दिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखना ध्यान से ना, ये मैंने उसके सीन नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब देखो, एक के समय ये चादर चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। तो जब चादर चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रही है तो चुंबकीय क्षेत्र में चादर का क्षेत्रफल परिवर्तित हो रहा है, और अपन जानते हैं क्षेत्रफल का परिवर्तन होगा तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो फैराडे के नियम अनुसार विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो इस केस में विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। चलिए ध्यान से। अब जैसे अपन 2 पर आ गए, अब 2 में तो चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्रफल कांस्टेंट ही बना हुआ है। 2 और 3 ये तो पूरी तरह से चुंबकीय क्षेत्र में है। अब आप इस चुंबकीय क्षेत्र में इसको आगे पीछे घुमाओ, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्रफल कांस्टेंट है, चुंबकीय क्षेत्र कांस्टेंट है, थीटा चेंज हो ही नहीं रहा। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र में किसी को चलाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में चलाने से फ्लक्स में परिवर्तन कहाँ हो रहा? तो इन 2 स्थितियों में फ्लक्स का परिवर्तन नहीं है, तो कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। लेकिन चौथी स्थिति में अब क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल रहा है। जब चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्रफल घट रहा है, यानी अगेन फ्लक्स में परिवर्तन होगा और विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो 1 और 4 में विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, 2 और 3 में नहीं। इस टाइप से खूब तरह तरह के सवाल हो सकते हैं, थोड़ा तो इसका ध्यान रखिए। बाकी आपको समझाई दिया कि फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो फैराडे के अनुसार विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। ठीक है सब, ये फैराडे के दोनों नियम। द्वितीय नियम में कंफ्यूज नहीं होना है। एनी वन, ये लिख दो, अकेला ये लिख दो, ये लिख दो, ये लिख, कोई भी एक, एनी वन, है ना। माइनस चिन्ह अगर लिखना भूल जाते हैं तो माइनस चिन्ह की यहाँ कोई वैल्यू नहीं। माइनस चिन्ह का मतलब केवल यही है कि वो विरोध कर रहा है ना सर। चलो सर, अब आ जाइए नेक्स्ट की तरफ। अब एक टॉपिक है प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश के सामान्य सूत्र है सर। तो सामान्य सूत्र किस किस के सब, मैं टॉपिक लिख देता हूं पहले ना। प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना, कोमा प्रेरित धारा व प्रेरित आवेश, है ना, इनके सामान्य सूत्र। अब देखो, मेरी समझ अलग कहती है, मैं आपको कुछ और समझाना चाह रहा हूं। इस टॉपिक के जरिए आपको यह समझाया जाएगा या मैं ये समझाऊंगा कि सूत्र नए नहीं बन रहे। वह जो सूत्र धारा विद्युतीय के समय हमने उपयोग में लिए थे, सूत्र वही रहेंगे। तो मेरे हिसाब से इस टॉपिक का जो मोटिव है वो ये है कि भाई विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में धारा जिसे है उसे प्रेरित धारा बोल रहे हैं, तो ओम का नियम तो आज भी लागू रहेगा। विद्युत वाहक बल की बजाय प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात कर रहे हैं, नेचर तो दोनों की सेम ही है। तो जो विद्युत वाहक बल के लिए सूत्र रहे होंगे वही प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए रहेंगे। तो मेरा तो इस टॉपिक के जरिए आपको ये दिखाना है कि आपने जो सूत्र पूर्व में उपयोग में लिए हैं धारा विद्युत के, वही सूत्र आज भी सार्थक हैं, उन्हीं का यूज करना है। इस टॉपिक के जरिए मैं केवल यह सिद्ध करना चाहता हूं कि सूत्र के लिए भटके नहीं, बल्कि पुराने सूत्रों को ही याद करें, है ना। यदि साहब कुंडली में कुल फेरों की संख्या कैपिटल N है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे के नियम से E बराबर -N d∅dt, ये तो अपन ने डायरेक्ट लिख ही दिया सब।
है ना। तो अगर कुंडली में प्रेरकों की संख्या कैपिटल N है तो फैराडे के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक, ये तो अपन पढ़ चुके, इसने लिख दिया, अभी जस्ट पढ़ा था अपन ने। अब अपन बात करेंगे प्रेरित धारा की, है ना। जो मैं सिखाना चाह रहा हूं वो भी आपको समझाता जाऊंगा। यदि कुंडली का कुल प्रतिरोध कैपिटल R है तो प्रेरित धारा है ना, ये सब प्रेरित धारा I इज इक्वल टू E अपॉन R। अब आप देख लो, ओम का नियम काम में ले लिया मैंने सीधा। V की जगह या आरोपित विद्युत वाहक बल की जगह मैंने क्या लिख दिया, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो यहां ये बताने का उद्देश्य है कि भाई ओम का नियम धारा के लिए है, वो धारा चाहे प्रेरित हो चाहे आरोपित हो, है ना। ओम का नियम विद्युत वाहक बल के लिए चाहे वो प्रेरित हो चाहे आरोपित हो। तो देखो ओम के नियम को मैंने इस्तेमाल करके I बराबर V अपॉन R की जगह E अपॉन R लिख दिया। E का मान आप 1 से रख दें, ये सब 1 से आपने E का मान रख देना है, ये प्रेरित धारा आ गई। चाहो तो अब ये E का मॉडुलस ले लो, है ना। मॉडुलस इसलिए कह रहा हूं कि भाई माइनस चिन्ह दर्शा के क्या दर्शाना चाहते हो आप। माइनस चिन्ह का अर्थ अब क्लियर हो गया कि माइनस प्रेरित का इंडिकेशन है या प्रेरित को इंडिकेट कर रहा है। तो हमने E का परिमाण ले लो, यानी माइनस चिन्ह क्यों लगाओ बार बार, ये N अपॉन R ये R है ना, d∅ dt। तो सब प्रेरित धारा प्रतिरोध पर निर्भर करती है, आरोपित धारा भी प्रतिरोध पर निर्भर करती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का प्रतिरोध से कोई लेना देना नहीं है, तो आरोपित विद्युत वाहक बल भी प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है ना। तो E जो हमने कैपिटल E पढ़ा हुआ है, आरोपित विद्युत वाहक बल विद्युत प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। आप यहां भी देखो, प्रेरित विद्युत वाहक बल भी कैपिटल R पर डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन धारा पहले भी चाहे वो आरोपित हो चाहे प्रेरित हो, दोनों किस पर निर्भर करती है, प्रतिरोध पर निर्भर करती है। सामने है अपने। अब सब तीसरा सेगमेंट है प्रेरित आवेश, है ना। इन पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, वो अपन देख लेंगे ना। प्रेरित आवेश, अब धारा से सूत्र उठाना होगा भाई। जो टॉपिक का मकसद है वो मैं समझाना चाह रहा हूं कि सूत्र नया नहीं मिलेगा, है ना। देखो कैसे, I इज इक्वल टू dq dt, है ना। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, इसलिए dq बराबर I dt। अब देखो ये कोई सूत्र आज बनाया गया, ये सूत्र पुराना है, ऐसा कैसे उठा लिया। यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, है ना। इसीलिए टॉपिक रन कर रहा। I का मान 2 से रख दो, तो 2 से वैल्यू पुट कर दो I की, है ना। ये I की वैल्यू रही अपने पास N अपॉन R d∅ dt इंटू dt कैंसिल बाई dt, यानी कुल मिला के अपने पास बचता है dq इज इक्वल टू N अपॉन R d∅। ठीक है सर। अब यदि फ्लक्स का परिवर्तन φ1 से φ2 हो, और φ1 से φ2 कुछ भी हो सकता हो, तो आपको न्यूमेरिकल में दिया जाएगा। तो इस प्रेरित आवेश पे कुछ सवाल बनते हैं बहुत सारे छोटे छोटे, लेकिन कठिन नहीं होगा, है ना। सूत्र भी आपके सामने बना। तो यदि फ्लक्स का परिवर्तन φ1 से φ2 हो तो कुल प्रेरित आवेश N अपॉन R, फ्लक्स का परिवर्तन φ1 से φ2 d∅ का समाकलन φ है, तो स्वाभाविक है प्रेरित आवेश N अपॉन R उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो प्रेरित आवेश फ्लक्स में परिवर्तन पर निर्भर करता है, परिवर्तन की दर पर नहीं। यानी प्रेरित आवेश को इस बात से मतलब नहीं है
कि ये परिवर्तन कितने समय में किया। आप आराम से करो, समय उसके अंदर मौजूद ही नहीं है, उसके अंदर टाइम की कहीं सिचुएशन ही दिखाई अपने को नहीं देती। तो प्रेरित आवेश, जैसे अभी अपन देखें, प्रेरित विद्युत वाहक बल परिवर्तन में लगे समय पर निर्भर करता है, यानी परिवर्तन जितनी शीघ्रता से यानी कम समय में करोगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल उतना ही अधिक होगा। आपने देखा होगा स्विच ऑन स्विच ऑफ के समय चिंगारियां निकलती हैं, तो स्विच ऑन स्विच ऑफ के समय प्रबल प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्यों भाई? स्विच ऑफ स्विच ऑन एक क्षणिक प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया है जो मोमेंट में यानी क्षण भर के लिए क्षण भर में घटित हो जाती है, यानी उसमें समय अल्प लगता है, और समय अल्प लगता है तो प्रबल प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रबल प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो स्पार्किंग क्रिएट होती है, उत्पन्न होती है ना। इसी प्रकार अगर धारा में भी देखोगे तो धारा भी यानी प्रेरित धारा भी परिवर्तन में लगे समय पर निर्भर करती है। परिवर्तन जितनी शीघ्रता से होगा, प्रेरित धारा की प्रबलता उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। लेकिन अगर प्रेरित आवेश को देखें तो प्रेरित आवेश उस समय अंतराल पर निर्भर नहीं करता जो परिवर्तन में लगा, है ना साहब। तो सब ये तो फ्लक्स तो केवल प्रेरित आवेश तो फ्लक्स में परिवर्तन पर ही निर्भर करता है, उसमें लगे समय अंतराल पर नहीं। तो सब ये हमने सामान्य व्यंजक ले ली, चलिए अब हम इसके बाद एप्लीकेशन टाइप से जाएंगे। एप्लीकेशन टाइप से जाने का मतलब मेरा कुछ और है। मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि सब हम जो अब करेंगे, अभी हमें टास्क दे देगा, है ना। टास्क देकर हमसे ये कहेगा कि भाई इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल की कैलकुलेशन करो, गणना करो। तो अब आपके सामने कुछ जो कहते हैं सिचुएशन रखी जाएगी, कुछ अवस्थाएं आपके सामने रखी जाएंगी। इन अवस्थाओं में आपको ये बताना होगा कि विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है या नहीं। यहां ये भी समझ लें, अगर सर्किट ओपन है, खुला परिपथ है, तो प्रेरित धारा तो पैदा होने वाली नहीं है। तो खुले किसी भी सर्किट में आपको प्रेरित धारा की बात करनी ही नहीं है। हाँ, कोई जो क्लोज लूप बन जाएगा यानी बंद परिपथ होगा यानी क्लोज सर्किट होगा, तो वहां तो धारा भी प्रेरित होगी। तो साहब अब कुछ टास्क दी जा रही हैं, वहां पर हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि विद्युत वाहक बल प्रेरित होता होगा या नहीं होगा। तो फिर कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा कि कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो साहब अब हम कुछ टास्क लेने जा रहे हैं ना। कुछ टास्क में अब सबसे पहले लेते हैं अपन एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसको टॉपिक के दोबारा बोल दूं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में या एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत के दो, है ना, फिर बाद में और चीजें ले लें। एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में चालक छड़ की रेखिक गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। अच्छा टॉपिक है, आगे के टॉपिक इसी से रिलेट होंगे, तो इस टॉपिक को डीपली देखना जरूरी है, क्योंकि अगले 2-3 टॉपिक इसी की नकल होंगे, इसी की नकल होंगे, इसी की कॉपी होंगे। तो इस टॉपिक में थोड़ा सा मैं समय लगाऊंगा, क्योंकि बाद के टॉपिक बस इसी की नकल कर करके उतारने अपने को 2-4 टॉपिक, है ना। तो सब जैसा अपन ने कहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र, तो ये मैंने एक समान चुंबकीय क्षेत्र समान दूरी पर ये क्रॉस बना दी मैंने, है ना, जो यूं समझते हैं अपन के एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने का काम कर रहे हैं।
ये सब एक समान चुंबकीय क्षेत्र। इसके लंबवत तल में एक चालक छड़ रख देते हैं अपन। ये सब चालक छड़ को मैं लाल रंग से बना देता हूं, ये चालक छड़, ठीक है। छड़ के सिरों को अपन PQ बोल देंगे, है ना। ये सब, ये इससे थोड़ा सा प्रिकॉशन रख रहा हूं मैं कि इसकी बार बार कॉपी होगी, ये मैं आपसे कह भी चुका हूं, है ना। अब सब पहले मैं इसकी सारी चीजें या दिशा सहित बता दूं। ये इसकी अपन ने लंबाई मान ली चालक छड़ की स्मॉल l, ठीक है। इसको रेखा में गतिमान करना है। ये इसका वेग बता दिया कैपिटल V। अगर आप दिशाएं जानना चाहते हो सभी की, तो मैं साथ में आपको सभी की दिशाएं भी बता देता हूं, है ना। देखो साहब, ये x अक्ष, ये y अक्ष और ये z अक्ष। अब जैसे वेग किस दिशा में है साहब, तो वेग है x अक्ष की दिशा में, ठीक है। लंबाई किस दिशा में है, तो लंबाई आप मान लो y अक्ष की दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हुई -z, है ना। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा -z, इस दिशा में कौन है, चुंबकीय क्षेत्र। तो सब इस चित्र से भी क्लियर हो गया होगा कि लंबाई अपन y दिशा में मान रहे, वेग अपन x दिशा में मान रहे, और चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की तरफ है, तो स्वाभाविक है चुंबकीय क्षेत्र -z दिशा में दिखाया जा रहा है। अब देखो, पहले मैं थ्योरेटिकली आपको दिखा देता हूं कि इस छड़ के सिरों पर पोलैरिटी क्रिएट होगी। पोलैरिटी का मतलब धनाग्र और ऋणाग्र इसके किनारों पर पैदा होंगे, क्लियर है ना। अब किनारों पर पैदा होंगे तो स्वाभाविक है सेल की तरह 2 इलेक्ट्रोड पैदा होगी, और जहां 2 इलेक्ट्रोड पैदा होगी तो वहां तो विद्युत वाहक बल बोलना ही पड़ेगा। तो पहले मैं थ्योरेटिकली आपको दिखाता हूं, है ना। थ्योरेटिकली आप ध्यान से देखें, फिर मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। हम जानते हैं चालक छड़ है तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, क्लियर। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल, ध्यान से देखना, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। इस फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार हमें वेग तो दिखा देना है इधर, 1 मिनट, है ना। इसमें इससे दिखा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ये देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, है ना। अब ये मध्यमा जो है, ये धन आवेश के वेग की दिशा दर्शाती है। ये चुंबकीय क्षेत्र फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में संकेत उंगली, और जो मध्यमा है ये आवेश या धन आवेश का वेग की दिशा दर्शाती है, और अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को। तो बहुत ध्यान से देखना आप, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर, ये मध्यमा वेग। भाई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो धनावेश को किधर जाता देखेंगे, धनावेश सदैव इलेक्ट्रॉन के विपरीत चलता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इधर जाता देख रहे हो आप, मैंने दिखा दिया। तो धनावेश किधर होगा, इधर की तरफ। तो देखो, ये देखिए आप, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये धन आवेश की दिशा, इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर, तो चुंबकीय बल किधर लगा, नीचे की ओर, है ना। ये सब मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पर नीचे की तरफ लगा। जैसे नीचे की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो सिरे के ऊपर इलेक्ट्रॉन एकत्रित होंगे। इलेक्ट्रॉन एकत्रित होने के कारण सिरा Q ऋणांक की भांति कार्य करेगा, यानी इस पर पोलैरिटी नेगेटिव आएगी। थोड़ा सा मैं उसको सही कर दूं ताकि वो बहुत अच्छा दिखे, बेटर से बेटर देखने के लिए, है ना। अब थोड़ा सा चेंज करने के लिए पूरे चित्र में गड़बड़ हो जाती है, ठीक है साहब। चलो
वापस से मैं कोशिश कर रहा हूं, ये चुंबकीय बल, ये माइनस माइनस, ये माइनस, अब क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो सब चुंबकीय बल नीचे की तरफ लगा, चुंबकीय बल जब नीचे की तरफ लगा तो इलेक्ट्रॉन सिरे के ऊपर एकत्रित होंगे। इसका मतलब सिरे P पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की कमी को हम कहते हैं धनावेश। तो स्वाभाविक है सिरा P धनावेशित होगा। पोलैरिटी तो जनरेट हो चुकी है, पोलैरिटी तो आपको साफ दिख रही है, क्लियर कि सब ध्रुवता है, एक सिरे पर प्लस है, एक सिरे पर माइनस है। तो विद्युत वाहक बल तो प्रेरित होता साफ दिख रहा है ना, क्योंकि इस छड़ का सिरा जो P है ये धनात्मक का काम कर रहा है और सिरा जो Q है वो ऋणात्मक का काम कर रहा है, यानी टर्मिनल बन गया ही, और हम इसी को कहते हैं विद्युत वाहक बल, है ना। अब क्या होगा, स्वाभाविक के अब यहां पर विद्युत क्षेत्र विकसित हो जाएगा, जो किस दिशा में, माइनस y दिशा में विद्युत क्षेत्र पैदा हो गया। देख लो, आप प्लस से माइनस, मैंने उधर दिखा दिया, इससे मैं इधर से इसको मिटा दूं। आप इसमें कॉम्प्लिकेशन मत समझिएगा, ये बिल्कुल सीधा सीधा है ना, इतना कोई कठिन नहीं है। वो तो डायरेक्शन वगैरह आप भी देखेंगे तो आपको भी समझ में। अब जैसे विद्युत क्षेत्र विकसित हो गया तो ये विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाएगा, विद्युत बल लगाएगा। Fe लिख देता हूं इससे, यानी इलेक्ट्रॉन पर कुल बल देखें आप तो चुंबकीय बल भी लग रहा है और विद्युत बल भी लग रहा है, ठीक है साहब। अब इलेक्ट्रॉन की साम्य अवस्था में या इलेक्ट्रॉन की संतुलन अवस्था में लगने वाले बल का परिणामी शून्य होना चाहिए। चलो पहले ये तो डेरिवेशन के पार्ट में जा रहे हैं अपन, आप पहले इस पार्ट पे आ जाओ वापस, है ना। तो एक बार मैं जस्ट और समझा देता हूं। ये तो मैंने दिशाएं दिखा दी, इस दिशा में छड़ जा रही है तो वेग x दिशा में है, लंबाई मैंने y दिशा में ले ली है, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर है तो माइनस z दिशा में है ही। अब यूं समझा रहा हूं मैं कि जैसे ही इस चालक छड़ को चलाओगे तो स्वाभाविक इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल लगेगा सिरे Q की तरफ, फलस्वरूप सिरे Q की तरफ इलेक्ट्रॉन एकत्रित होंगे। जब सिरे Q की तरफ इलेक्ट्रॉन एकत्रित होंगे तो सिरे P पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी या कमी को धनावेश कहते हैं, यानी सिरा P धनावेश की भांति व्यवहार करेगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि P एक पॉजिटिव है और Q नेगेटिव है। तो जहां पोलैरिटी डेवलप होगी, एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, उसी को हम कहते हैं विद्युत वाहक बल, यानी टर्मिनल क्रिएट हो गए, ठीक है। तो ये तो साफ दिख गया कि विद्युत वाहक बल प्रेरित हो चुका है। अब क्योंकि अपने को तो कैलकुलेशंस करनी है तो उसके संदर्भ में भी तो बात करनी होगी अपने को, तो अब मैं उसके संदर्भ में बात कर रहा हूं कि जब ये सिरा धनात्मक हो गया, ये ऋणात्मक हो गया, तो विद्युत क्षेत्र भी तो उत्पन्न हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होता है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर मतलब नीचे की ओर, ये प्लस वाई है तो ये माइनस वाई, है ना साहब। तो विद्युत क्षेत्र माइनस वाई दिशा में है, क्लियर। अभी सबकी दिशाएं रखेंगे भी सही। अब अपन कह रहे हैं, अब मतलब अपन डेरिवेशन की तरफ, कैलकुलेट भी तो करना है अपने को। अब अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन की संतुलन अवस्था में, इलेक्ट्रॉन की संतुलन अवस्था में उस पर लगने वाले बलों का परिणामी शून्य होगा, है ना साहब। अब ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन की संतुलन, एक मिनट टॉपिक लिख दो, है ना, क्योंकि आपके पास ये जो चीज जाएगी तो टॉपिक नहीं होगा तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी। टॉपिक टास्क जो भी कहे ना, तो मैं टॉपिक लिख देता हूं, नहीं तो पीपीटी में चक्कर पड़ जाएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की
गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल, है ना, यही लिख देता हूं, के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है साहब, तो अब एक तो एक्चुअली होना ही चाहिए ना, नहीं तो फिर पीपीटी के पास कैसे रिकॉर्ड में जाएगा वहां। हाँ साहब, तो अपन ने चित्र वाइज तो प्रूव कर दिया सारा। अब अपना काम केवल ये रह गया कि कैलकुलेट करके अपने को बताना है। तो सब इलेक्ट्रॉन की संतुलन अवस्था में, है ना, संतुलन अवस्था में, ठीक है, बल का परिणामी शून्य होना चाहिए। अब बल कौन कौन से लग रहे हैं? चुंबकीय बल भी लग रहा है और विद्युत बल भी लग रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फोर्स बोलो क्यूई, दिशा रख देंगे अभी। मैग्नेटिक फोर्स बोलो क्यू वी क्रॉस बी, है ना, इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप चाहो तो क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन रखो, यानी -E, और यहां भी माइनस रखना पड़ेगा ना। ये जैसा देखो, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, आपको तो चीज ऐसी कैसी पुट कर देनी है ना। ये सब रख दिया, -C V क्रॉस B इज इक्वल टू 0। पक्षांतरण कर लो, यानी पक्षांतरण का तो इससे ही कट जाएगा, -V क्रॉस B, ये आ जाएगा सब। पक्षांतरण किया, माइनस शिफ्ट हो गया, इससे ही कट गया, ये आप कर सकते। अब ये आ चुका आपके पास विद्युत क्षेत्र, है ना, तो सब अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब देखो, V बराबर E डॉट D, या आप ये ध्यान हो आपको V बराबर ED, ठीक है ना, इससे भी लिख सकते हो आप V बराबर ED, है ना। डॉट मैंने इसने लगाया क्योंकि भाई V तो अदिश राशि। अब ये फॉर्मूला अगर आप याद रहे तो अपन ने स्थिर विद्युत्की के पहले चैप्टर में ही लिख दिया था। जब विद्युत क्षेत्र पढ़ा था तो विद्युत क्षेत्र के एंड में मैं लिखा था कि सब एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए समांतर स्थित चालक प्लेटों को परिमाण में समान लेकिन विपरीत आवेश दे देते हैं। अगर प्लेटों के बीच दूरी d हो और उनके मध्य विभवांतर v हो तो प्लेटों के बीच में सभी जगह विद्युत वाहक बल सभी जगह विद्युत क्षेत्र समान होगा, जिसका मान E बराबर V/D होगा। अब ये तब तो फॉर्मूला तो पहले से ही है। अब ये था, ये वोल्टा थी, अब यहाँ वोल्टा की जगह कौन आ जाएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल आ जाएगा। E आपके पास है, इससे ही डिस्टेंस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच की डिस्टेंस यहाँ कितनी है? यहाँ L है, क्लियर। तो सब देखो सूत्र वही काम में लेते हैं, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। E बराबर कैपिटल E रख दो, V क्रॉस B, है ना, डॉट L, ये सब प्रेरित विद्युत वाहक बल आ गया। ये फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इसके महत्व को भी समझाएंगे। अब क्योंकि अपन ने तो सबकी दिशाएं निर्धारित कर ही रखी हैं, तो अपन इसको इस हाल में क्यों छोड़ें, है ना। अपन दिशाएं रख दें और सोल्व कर दें जो भी मट आएगा, ठीक है। तो अपन देखो दिशा रख दें, यानी E बराबर माइनस, देखो माइनस प्रेरित को इंडिकेट करेगा, लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगाओ तो कोई। V किस दिशा में?
एक्स दिशा में, एक्स दिशा को क्या लिखते हैं, आई कैप, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र माइनस जेड दिशा में, माइनस जेड को क्या लिखेंगे, माइनस के कैप। चलो सर, माइनस के कैप अपने पास है दिशा है ना, डॉट, लंबाई को अपन किस दिशा में ले रहे हैं, वाई डायरेक्शन में, ठीक है, वाई डायरेक्शन मतलब जे कैप, तो डॉट एल जे कैप, ठीक है सर। ये माइनस तो मैं माइनस से प्लस कर देता हूं, तो इस माइनस माइनस को तो हटा दो, ई, ये माइनस माइनस तो हट गया, देखो ध्यान से देखना, माइनस और माइनस, वी बी एल को अलग कर लो, वी बी एल है ना, वी बी एल इसको अलग कर लो। अब देखो, क्योंकि ये माइनस तो मैंने बाहर फेंक ही दिया, मैंने आई क्रॉस के, अब आई क्रॉस के क्रॉस आई बराबर जी होता है, तो आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे, एंड इज इक्वल टू माइनस जे के, ठीक है, आई क्रॉस के सामने माइनस जे, आई जे के आई होता है, ठीक है ना। अब डॉट एल, सॉरी डॉट जे, जे जोड़ जे 1, तो सब प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना आ गया, बी बी एल, है ना, या आप प्रेरित कह रहे हो तो ई बराबर वी बी एल लिख दो, है ना। यहां भी कर सकते थे, जैसे अपन प्रेरित विद्युत वाहक बल कह रहे, अभी जैसे अपन ने जो निकाला, तो मैं यहाँ प्रेरित विद्युत वाहक में यही माइनस लगा देता, या माइनस लगा देता तो वहां प्लस आ जाता, तो आप वी बी एल लिख दो, कोई प्रॉब्लम। देखो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, फिर अगर जैसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कह रहे थे अपन, तो यहां पर इस जगह पर अपन चाहते तो v बराबर क्या लिखते, माइनस ई डॉट डी लिखते ना प्रेरित के लिए। अब अपन ने नहीं लिखा तो यहां आ गया, माइनस चिन्ह का कोई रोल नहीं है, माइनस चिन्ह ये बताता है कि ये विद्युत वाहक बल आरोपित का विरोध कर रहा है। आपको तो मान चाहिए, तो मान आप बता दो, ई बराबर वी बी एल। तो सब अपने इस एफर्ट से ये क्लियर हो चुका है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई छड़, जब छड़ तल ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगी तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, जिसका मान वी बी एल है। बिल्कुल क्लियर हो गया है ना। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण टास्क है, उसकी वजह से मैंने इक्वेशन नंबर 2 को रोक रखा है। इक्वेशन नंबर 2 बहुत सॉलिड इंफॉर्मेशन देता है आपको, इसलिए इक्वेशन नंबर 2 को मैं चला के आ रहा हूं, नहीं तो बस ठीक है प्रेरित विद्युत वाहक बल हो गया, मैं पेन चेंज कर लूं ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल हो गया VBL, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डेरिवेशन छोटा सा हो गया, थ्योरी भी ज्यादा नहीं रही। लेकिन एक बात को समझो आप, अब आपसे मैं प्रश्न करता हूं कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर छड़ चलती है तो क्या छड़ के चलने से हमेशा विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा क्या ऐसा हमेशा होगा? अब ये चीज आप यहां से समझो, है ना, ध्यान से समझना थोड़ा सा। ये अपन ने V क्रॉस BS को VB साइन थीटा लिख दें अपन, इसको तो मैं अब चेंज कर दूं, ये तो डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है ना। अब देखो, जैसे आप ये E आता है आपके पास, है ना, V क्रॉस B, माइनस को आप ज्यादा उसको ये आता है, अब आप इसको लिख दो VB साइन थीटा। इसलिए अगर आप प्रेरित विद्युत वाहक बल लिखोगे तो EL लिखोगे सिंपल, यानी
VBL sin थीटा, है ना। तो कहने का मतलब क्रॉस को अगर खोल के देखेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, VBL sin थीटा, है ना। अब VBL sin थीटा देखते हो या इसको देखो, जिसमें आपको देखो, एक बात पहले मैं तुम्हें प्यार से समझा देता हूं। मेरा डेरिवेशन यहाँ खत्म हो चुका है, अब मेरे को कुछ चर्चाएं करनी है, वो मैं कर रहा हूं। तो आप तो अपने आप को अगर ज्यादा आगे समझ नहीं पा रहे तो लॉक कर लो, क्योंकि टॉपिक एंड है, ये टॉपिक एंड है साहब। अब चर्चाएं क्यों करनी पड़ रही है उसका मैं कारण समझा रहा हूं। मैंने अभी इसको उठाया, इसको उठा के और ये सोल्व किया। देखना आप, V क्रॉस बी यानी VB sin थीटा, E बराबर, जैसे मैंने यहां पे लिखा था V बराबर ED। जब मैं सदिश रूप नहीं लूंगा तो मैं सिंपल ही लिख दूंगा EL, तो ये हो गया VBL sin थीटा। ये इसको भी छोड़ो, आप तो आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल तो 2 से न, तो ये 2 को उठाओ, माइनस लगाऊं नहीं लगाऊं कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। देखो समीकरण 2 से प्रेरित विद्युत वाहक बल, है ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या आ रहा है, V क्रॉस B डॉट L। माइनस लगाना आप लगा दो, मेरे को उससे कोई एतराज है ही नहीं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। हमने जो सिचुएशन ली जो हमारे सिलेबस में थी, उसमें तो थीटा बराबर या उसमें तो B परपेंडिकुलर भी है, जो हमारे सिलेबस में दे रखा है उसमें तो B परपेंडिकुलर भी है, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री है। इसलिए हमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल मिला वो क्या मिला, E बराबर VBL। तो दैट इज इन आवर सिलेबस, ये हमारे सिलेबस में था। इससे हमने तो ये वैल्यू पुट कर कुरा के और आपको ये बता दिया, है ना। मान लो अगर थीटा 90 डिग्री न हो, फिर तो क्या हर स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र में छड़ के चलने से विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा क्या? अब ये प्रश्न पैदा होता है। आपने तो सब निकाल के पटक दिया, ये अपन ने तो टॉपिक एंड कर दिया, ये निकाल के पटक दिया। तो इससे तो ये सिद्ध होता है कि जब चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चलेगी, छड़ चलते ही विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो आपके दिमाग में एक इंप्रेशन हो गया ना। अब मैं यूं कह रहा हूं कि क्या ऐसा हो हमेशा होता है? अब ऐसा हमेशा होगा क्या? इसके लिए आप किससे देखना, इक्वेशन 2 को देखना। मतलब इक्वेशन 2 मोर ऑथेंटिक देन फाइनल रिजल्ट। इस फाइनल रिजल्ट से बेहतर समीकरण है समीकरण नंबर 2। देखो सब ध्यान से देखना आप। इफ V पैरेलल B देन E बराबर 0। अगर वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दिशा में हुए तो कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा, है ना। चलो, इफ V पैरेलल L देन E बराबर 0। अगर छड़ की लंबाई और वेग दोनों एक दिशा में तो भी कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। चलो, इफ B पैरेलल L देन E इज इक्वल टू 0। मैं 2 से बोल रहा हूं, सॉरी इससे बोल रहा हूं।
इस इक्वेशन से बोल रहा हूं, ये सब चीजें मन से नहीं बोल रहा। इस इक्वेशन में आप गणित के विद्यार्थी हो, देख लेना, V और B पैरेलल है तो कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित, इसी समीकरण से देख लेना V और L पैरेलल है तो कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा, इसी समीकरण से देखना B और L पैरेलल है तो कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। तो पहली बात तो ये बात दिमाग से निकाल दें कि चुंबकीय क्षेत्र में छड़ के चलने से सदैव विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है? नहीं, सदैव नहीं होता। ये वो स्थितियां हैं जिनमें विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। अब इसके अलावा जो भी स्थितियां हैं उनमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। अब जब मैं ऐसा कहने लगता हूं तो डेफिनेटली आपका दिमाग खराब हो चुका है। दिमाग आपका ऐसे खराब हो चुका है कि यार हम क्या क्या याद रखेंगे, कैसे कैसे याद रखेंगे। तो देखो, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका समझा देता हूं, उस तरीके से आपको फिर कुछ याद रखने की जरूरत रहेगी नहीं। क्या तरीका है साहब? चालक छड़ के चलने से अगर चुंबकीय बल रेखाएं कटती हैं या चालक छड़ चुंबकीय बल रेखाओं को काटती है तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा ही, जिसका मान अपन E बराबर VBL से कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन यदि चालक छड़ के चलने से चुंबकीय बल रेखाएं नहीं कटती हैं तो कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा, क्योंकि वह इन तीन पोजीशन में है। ये तीनों सिचुएशन में चालक छड़ बल रेखाओं को नहीं काटती। तो अपन केवल इतना सा याद रखें कि छड़ के चलने से बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं कटें तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। 90 डिग्री वाला मामला है तो आप कैलकुलेट कर लेना E बराबर VBL, और किसी कोण वाला मामला है तो ये फॉर्मूला दे दिया VBL sin थीटा, इससे कर लेना। कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, वो टॉपिक मैंने पहले लिख दिया, वो टॉपिक यहाँ एंड हो चुका। ये तो मैं अन्य बातें कर रहा हूं जो आप विचारणीय आप सोच सकते हैं। ठीक है साहब, अब मैं आपको कुछ उदाहरण पेश करता हूं, है ना, ताकि आपको पता पड़ जाए कि हाँ किस किस सिचुएशन में। मैंने वैसे बता ही दिया, चालक छड़ बल रेखाओं को काटती है तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। कोई कोण है तो इससे याद कर लेना विद्युत वाहक बल, और 90 डिग्री है तो इससे याद कर लेना, है, वो कोई ऐसी बात नहीं। और अगर चालक छड़ के चलने से बल रेखा नहीं कटती तो विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं हुआ, क्योंकि वह इनमें से ही है फिर कोई सिचुएशन। अब जैसे ध्यान से सुनते जाओ, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। अब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक BH दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है। BH की दिशा दक्षिण से उत्तर की तरफ। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक, और पृथ्वी धरातल पर जो भी रहते हैं वो क्षैतिज घटक के प्रभाव में तो है ही। क्लियर? तो पृथ्वी धरातल पर BH है, किधर? दक्षिण से उत्तर की तरफ। अगर मैं किसी चालक छड़ को पूर्व पश्चिम में रखकर स्वतंत्रता पूर्वक गिरा दूं तो ये किसको काटेगी? BH वाली बल रेखाओं को काटेगी। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक जो किधर है? दक्षिण से उत्तर की तरफ, उन बल रेखाओं को एक काटेगी, विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। कितना? E बराबर VBHL। किसके कारण? BH के कारण। समझ में आएगी बात? तो यदि किसी छड़, चालक छड़ को पूर्व पश्चिम में रखकर स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जावे तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक यानी BH वाली रेखाएं कटने से विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा।
उसकी कैलकुलेशन इससे करेंगे। ई बराबर चुंबकीय क्षेत्र कोण BH है, BH आ जाएगा। चलो एक सिचुएशन समझ गए आप। यदि इस चालक छड़ को मैं उत्तर दक्षिण दिशा में रख दूं, अब इसके गिरने से कोई बल रेखाएं नहीं कटेंगी, कोई बल रेखा नहीं, न तो बी वर्टिकल वाली कट रही, न बी हॉरिजेंटल वाली कट रही है ना। यानी अब बी पैरेलल एल हो गया। अब कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। तो चालक छड़ को जब आप पूर्व पश्चिम में रखते हैं तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, लेकिन इसी चालक छड़ को आप उत्तर दक्षिण में रखते हैं तो कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। चलो सब, ये छड़ वाला किस्सा सुना दिया। ऐसे किस्सों की भरमार है, मैं तो जो सुना पा रहा हूं वो सुना पा रहा हूं, मेरे को जो इंस्टेंट याद आ रहे हैं। व्यक्ति चालक है, अगर कोई व्यक्ति पूर्व से पश्चिम की तरफ भाग रहा है, अब जो पूर्व से पश्चिम की तरफ भाग रहा है वो BH वाली चुंबकीय बल रेखाओं को काट रहा है, डेफिनेटली काट ही रहा है ना। तो चुंबकीय बल रेखाओं को काट रहा है BH वाली को, तो उसके सिर और पैर की पक्तलियों यानी तलों के बीच में विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, है ना। होगा 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 कंफर्म, समझ गए आप, क्योंकि वह BH वाली बल रेखाओं को काटता है ना। आप छोड़िए जो लोहे की या यूं कहते खिड़की और दरवाजों के लोहे के गेट होते हैं, उनको भी जब आप खोलते बंद करते हैं, जैसे कोई खिड़की दरवाजे का ये गेट है, इसको भी जब आप खोलते हैं बंद करते हैं, खोलते हैं बंद करते हैं, तो ये भी अगर BH वाली रेखाओं को या चुंबकीय बल रेखाओं को काटते हैं तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। क्लियर। कोई हवाई जहाज है, अब हवाई जहाज मान लीजिए उत्तर से दक्षिण दिशा में ही जा रहा है या पूर्व से पश्चिम जा रहा है, तो हवाई जहाज के पंख है ना, मेरे तो ज्यादा हाथ फैल गए, ये पंख बी वर्टिकल को काटेंगे। किसको? बी वर्टिकल को। भाई पूर्व से पश्चिम जा रहा है तो पंख, एक मिनट ध्यान से समझना साहब, है ना, फिर क्या है बाद में तो पॉसिबल है। अब पूर्व से पश्चिम जा रहा है तो ये पंख उसके हो गए, अभी वापस कर दूंगा उसको, ये पंख हो गए उसके उत्तर दक्षिण दिशा में, तो BH की दिशा में हो गए, तो BH वाले घटक को तो नहीं काट रही है, क्योंकि यानी हवाई जहाज के पंख, हवाई जहाज किधर जा रहा है? पूर्व से पश्चिम की तरफ, तो हवाई जहाज के पंख जो हुए वो उत्तर दक्षिण दिशा में हो गए, क्योंकि हवाई जहाज पूर्व से पश्चिम जा रहा है। जब हवाई जहाज के पंख उत्तर दक्षिण दिशा में हो गए तो BH वाली रेखाओं को नहीं काट रहे, लेकिन ये पंख बी वर्टिकल वाली बल रेखाओं को तो काटेंगे, यानी विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा बिकॉज ऑफ बी वर्टिकल। और अगर यूं करें VBHL इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये वाली बल रेखा तो कट ही नहीं रही। तो सब जब कोई हवाई जहाज पूर्व से पश्चिम दिशा में जा रहा है तो उसके पंख उत्तर दक्षिण दिशा में होंगे, उत्तर दक्षिण दिशा में पंख होंगे तो BH वाली बल रेखाएं नहीं कटेंगी, लेकिन बी वर्टिकल, दो घटक है पृथ्वी के चुंबक के हमारे हाथ में या हम संपर्क में, तो बी वर्टिकल वाली बल रेखाएं कटेंगी, पंखों के बीच में विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो दोनों पंखों के बीच में तार से गैल्वेनोमीटर जोड़ के देख लें, बंद परिपथ बनती धारा बह जाएगी, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आ जाएगा। तो फैक्ट है साहब, होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
पृथ्वी धरातल पर ट्रक चलते हैं, कारें चलती हैं, ट्रेन चलती है। ट्रेन भी पूरी लोहे की चालक है। कार चलती है तो पहियों को जोड़ने वाली एक्सल है, चालक है। ट्रक चलता है तो दो पहियों के बीच की जो एक्सल है, चालक है। अब ट्रक किसी भी दिशा में चले, कार किसी भी दिशा में चले, ट्रेन किसी भी दिशा में चले, है ना, स्वाभाविक है बी वर्टिकल वाली बल रेखाओं को तो काटेगी ना। ये दो पहिए अब किसी भी दिशा में जाएंगे तो बी वर्टिकल तो कटेगा ही ना। कौन सी वाली बल रेखाएं कटेगी? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्ध्व घटक वाली बल रेखाएं कटेंगी। और जब ऊर्ध्व घटक वाली बल रेखाएं कटेंगी तो स्वाभाविक विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, डेफिनेटली होगा। यही कारण है कि ट्रेन की जो पटरी है हर थोड़ी थोड़ी दूर पर अर्थिंग कर रखी है, पटरी को अर्थिंग कर रखा है। क्योंकि भाई वो तो अगर मान लो ट्रेन पूर्व से पश्चिम चली तो बीएच वाली बल रेखाएं भी कटेंगी। बी वर्टिकल तो हमेशा ही कट रही है। ट्रक चल रहा है चाहे कार चल रहा है तो दो पहियों के बीच वाली जो छड़ है वो तो बी वर्टिकल वाली बल रेखाओं को तो काटेगी काटेगी, है ना। लेकिन ट्रेन की बात देखो, ट्रेन तो उत्तर से दक्षिण भी चलती है, पूर्व से पश्चिम भी चलती है, तो बी वर्टिकल तो हमेशा काट रही है, बी हॉरिजॉन्टल भी काट सकती है। तो वो तो साफ दी गई सिचुएशन से देखना रहता है कि किस सिचुएशन में कौन सी वाली बल रेखाएं कट रही हैं। अगर बी वर्टिकल वाली कट रही हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का कारण बी वर्टिकल होगा, और अगर बी हॉरिजॉन्टल वाली कट रही हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का कारण बी हॉरिजॉन्टल होगा। तो मेरे कहने का मतलब है ऐसे किस्से हजारों होंगे, है ना। छड़ के चलने से हमेशा विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होता है, ये बताने वाला सूत्र ये वाला है। इसको अपन ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं किस्सों के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऐसे अगर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू में तो अपन ने ये बता ही दिया, अपने तो थीटा बराबर 90 है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी E बराबर VBL, है ना। 2-4 टॉपिक इसी पर रन करते रहेंगे, है ना। तो कहने का मतलब मैंने जितने याद आए मेरे को वो किस्से मैंने समझा के सुना दिए, लेकिन आपको पुनः अभ्यास करना पड़ेगा। इसके लिए आप कंपटीशन की बुक देखिए, सेल्फ स्कोरर वगैरह देखिए, उसमें देखेंगे तो उनमें किस्से बहुत सारे भरमार मिलेगी। अच्छी किससे पढ़ोगे तो फिर आपको बात भी ज़्यादा डीप में समझ में आएगी, दिशाएं विषय भी समझ में आएंगी, कब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है कब नहीं होता ये भी आपको समझ में आएगा। तो बच्चों आज इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, है ना। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल की और भी टास्क है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं इस वाली टास्क को इतना इम्पोर्टेंट नहीं मानता, छोटी छोटी टास्क आगे हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एकेडमिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। हालांकि इस चैप्टर में आगे कुछ अच्छे टॉपिक हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं, मैं बता दूं आपको कौन से ना। बाकी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से सभी इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों आज इतना ही, फिर नेक्स्ट डे है। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।